नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 11 मई 2024 एंड आज के सेशन में हम लोग 10th एज वेल एज 11th मई दोनों के असम ट्रिब्यून के न्यूज़पेपर एनालिसिस एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के अनटैप्ड टूरिज्म पोटेंशियल के रिलेटेड। देखो, बेसिकली एक वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया था, राइट, वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ, और उसमें पाया गया दैट देखो नॉर्थ ईस्ट का जो टूरिज्म पोटेंशियल लैंडस्केप है उसको और भी हम लोग को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है बट वो अनटैप्ड पोटेंशियल है। दैट इज़ इस पोटेंशियल को हमको टैप करना है जिससे हम लोग इससे अर्निंग भी कर सके, जिससे ओवरऑल हमारे असम नॉर्थ ईस्ट के को एज अ टूरिस्ट हब हम लोग पोर्ट्रे कर सके इंडिया में, राइट। सो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज दी गई थी इस वर्कशॉप के दौरान, तो उन स्ट्रैटेजीज को ही हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और क्योंकि आपके आसाम ज्योग्राफी में ये टॉपिक है ऑलरेडी, पास्ट में बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो जी हाँ, आप लोग भी क्या कर सकते हैं दैट आप जो अपने नोट्स है ना, तो नोट्स में डायरेक्टली इससे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे क्या क्या स्ट्रैटेजी किया जाए जिससे आसाम या फिर नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म पोटेंशियल को ज़्यादा बढ़ा सके। तो देखो, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और इवोल्यूशन जिसके साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी आया था ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आया ही था जिससे क्या ओवरऑल साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन बढ़ सके। और अगर साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है तो कनेक्टिविटी इज मेन थिंग, और कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थ्रू पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट। तो जी हाँ, ये एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है। दूसरा बोला जा रहा है हम लोग को इंडो पैसिफिक रीजन्स है ना, जितने सारे कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ, साउथ एशियन नेशन के साथ, हर एक कंट्री के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन्हांस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनके साथ कल्चरल रिलेशंस को भी हम लोग को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, राइट। हमें प्रमोट करना पड़ेगा ऑथेंटिक टूरिज्म एक्सपीरियंसेस। जी हाँ, हमें कहीं ना कहीं अभी देखो, टूरिज्म क्या है, आ रहे हो नॉर्मल घूम रहे हो, होटल में रह रहे हो, खा रहे हो, जा रहे हो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ऑथेंटिक टूरिज्म एक्सपीरियंसेस। जैसे अगर सोचो कोई एक ऐसा डेडिकेटेड हम लोग ट्रेन ही चालू कर दे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट प्लेस ही दिखाया जाए, और वो ट्रेन में सारे फैसिलिटीज़ हो, है ना, एकदम 5 स्टार होटल की तरह ट्रेन हो, तो ये क्या है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है ना। क्योंकि देखो, अभी भी जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो लोग नॉर्मल तरीके से ही सफ़र करेंगे, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो खर्चा करना चाहते हैं बट दे डोंट गेट दैट एक्सपीरियंसेस। इसीलिए बोला जा रहा है दैट ऑथेंटिक टूरिस्ट एक्सपीरियंसेस हम लोग को यहाँ पे लोगों को देना पड़ेगा, और टूरिस्ट को हम लोग को ग्रास रूट लेवल से कनेक्ट करना पड़ेगा। बहुत समय आप लोगों ने देखा होगा दैट टूरिज्म जो है ना, अगर लोग टूरिज्म क्यों करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल आप अगर एक दूसरे रीजन में जाइएगा, आप क्यों घूमने जाइएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको उस नए वाले रीजन के कल्चर को एक्सप्लोर करना है, नए वाले रीजन के क्विजीन को एक्सप्लोर करना है, इसीलिए ना नए रीजन को ओवरऑल एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है दैट अगर हम लोग टूरिस्ट को ग्रास रूट लेवल एक्सपीरियंस दे सके, फॉर एग्जांपल आप अगर कभी भी राजस्थान गए होंगे ना, तो देखना वहाँ पर जो है ना एकदम प्रॉपर एक्सपीरियंस मिलता है, एकदम उन लोगों का खाना वो लोग देते हैं, ठीक है, और वो जो मेहमानों को रिस्पेक्ट करते हैं, वो रिस्पेक्ट के साथ भले ही पैसे लेते हैं, वो साइड का बात मैं बोल रहा हूँ, बट या इवेंचुअली एक्सपीरियंस जो है पूरा ग्रास रूट लेवल एकदम। आप जाइएगा तो शाम को वहाँ पर फोक डांसेस कैरी फॉरवर्ड होगी, है ना, उसके बाद वहाँ पे जाइएगा तो अलग अलग अपने हैंडीक्राफ्ट्स वो लोग जाके वहाँ पे बेचते हैं टूरिस्ट को। तो उस टाइप का ग्रास रूट लेवल एक्सपीरियंस चाहिए। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की भी बात की जा रही है, क्योंकि यस, अगर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दैट इज़ अगर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ किया जाए तो यस, टूरिज्म पोटेंशियल तो बढ़ने ही वाला है। और ये भी बोला जा रहा है दैट हमको फोकस करना पड़ेगा मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स में, क्योंकि यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बन गया तो अनडाउटेडली यहाँ के टूरिस्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अगर इंडिया का एथनिक कनेक्शन देख लीजिएगा विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वो बहुत ज़्यादा है, और इस आर्टिकल में भी वही बोला गया था दैट हाँ, पीपल टू पीपल कनेक्शन को हम लोग जितना ज़्यादा स्ट्रेंथन करें उतना ही ज़्यादा टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ेगा।
एम्फेसाइज करना पड़ेगा हम लोग को यूथ को, क्योंकि क्या होता है ना दैट यूथ के पास इतना पोटेंशियल होता है, जैसे अभी के नए ज़माने के यूथ है, राइट। सो ये लोग क्या सरकारी जॉब के पीछे भाग रहे हैं, राइट। अभी क्यों ना उन लोग को अगर टूरिज्म पोटेंशियल का पता चलेगा, तब ना वो लोग अपना होटल खोलेगा, तब ना वो लोग अपने छोटे छोटे शॉप्स खोलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उनमें इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा, राइट। हमें सिखाना पड़ेगा दैट टीम वर्क और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है, और ये नॉर्मल लोगों को, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनको सिखाना पड़ेगा दैट मिल बांट के काम करो, आगे बढ़ोगे आप लोग, राइट। एडवोकेट करना पड़ेगा हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस पूरे रीजन में, राइट। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जिससे कि आप लोग टूरिज्म पोटेंशियल को ऑफ कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं इस रीजन में। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ये कल का आर्टिकल था, यहाँ पे असमीज फिल्म चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बोला गया। और मुझे पता है क्यों ना लगता है दैट ये आर्टिकल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपके एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है दैट बताओ व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ प्रेजेंट फिल्म इंडस्ट्रीज़, ये कैसे इवॉल्व किया आसाम में फिल्म इंडस्ट्रीज़, है ना, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इस टाइप से क्वेश्चन आ ही सकते हैं, राइट। क्योंकि बोला जा रहा है इस आर्टिकल का मेन जो थीम था वो यही था दैट आसाम का जो फिल्म इंडस्ट्री है इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ऑन मेनी फ्रंट, क्योंकि हम लोग को देखने को मिल रहा है दैट ये फिल्म इंडस्ट्रीज जो है धीरे धीरे पेरिश कर रही है, तो हमको इसको फ्लरिश करना आ रहा है, राइट। इसीलिए यहाँ पे कुछ कुछ नाम दिए गए थे बड़े बड़े लोगों के, दैट इज़ रूप कोनवार ज्योति प्रसाद अग्रवाल, ही वॉज द फर्स्ट वन, ये पहले इंसान थे जिनको बोला जाता है दैट इज़ द कैटलिस्ट बिहाइंड असमीज फिल्म जॉय मोती, जो कि 1930s में रिलीज हुआ था। इन्होंने इनिशिएट किया था आसाम का जर्नी इन सिनेमैटिक लैंडस्केप इन इंडिया। तो सवाल होता है इन्होंने आसाम इंडस्ट्रीज को फोर फ्रंट में लाने की कोशिश की। अभी का सीन के बारे में अगर बोला जा रहा है तो देखो, पहले का ज़माना अलग था, अभी का ज़माना अलग है। अभी बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स आ गए हैं, और वो भी क्या इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स ऐसे आए हैं जो क्या टैलेंटेड फिल्म मेकर्स हैं आसाम के, राइट। सो और ये आसाम फिल्म को अलग अलग थीम्स के थ्रू डाइवर्सिटी को पोर्ट्रे कर रहा है। रीसेंट फिल्म्स अगर देख लीजिएगा जिसने फोकस किया ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट रेंजिंग फ्रॉम सोसाइटल इश्यूज टू पर्सनल नैरेटिव्स, क्या क्या नहीं इश्यूज़ को फोकस किया जा रहा है। तो अनडाउटेडली अभी का ज़माने का अगर फिल्म इंडस्ट्रीज़ देख लीजिएगा पहले से तो ऑफ कोर्स ज़्यादा डायनेमिक हमको देखने को मिल रहा है, और वैसे अगर देख लीजिएगा पास्ट से चैलेंजेस भी बहुत फेस किया आसाम सिनेमा ने। जी हाँ, जैसे अटेंशन एंड रिकॉग्निशन इनको नहीं मिला, है ना कहीं लिमिटेड सक्सेस मिला बियॉन्ड ए पर्टिकुलर आस्पेक्ट, राइट। हमें लर्निंग अब यहाँ पे बोला गया दैट ठीक है आसाम फिल्म इंडस्ट्रीज अगर नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको सीखना पड़ेगा फ्रॉम मोबाइल थिएटर्स। मोबाइल थिएटर्स मतलब पता है क्या होता है? जैसे सोचो आज को नगांव में कोई थिएटर ऑर्गेनाइज किया गया, फिर कल को वही प्रोग्राम से फॉर एग्जांपल तिनसुकिया में किया जाएगा, तो ये लोग जो है धीरे धीरे तिनसुकिया में शिफ्ट कर जाएंगे और तिनसुकिया में लाइव परफॉर्मेंस करेंगे। दिस आर कॉल्ड मोबाइल थिएटर्स। तो हम लोग को बोला जा रहा है इस आर्टिकल में दैट मोबाइल थिएटर्स से क्यों ना हम लोग सीखे, है ना, क्योंकि दे हैव कहीं ना कहीं हम लोग देख रहा है दैट इस मोबाइल थिएटर इंडस्ट्री जो है आसाम का उसको बहुत सक्सेस मिला है, राइट। क्योंकि ये लोग जो लोगों तक पहुंचते हैं ना, ये लोग आउटरीच प्रमोशन एज वेल एज ऑडियंस इंगेजमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो करंट चैलेंजेस एंड हर्डल्स क्या क्या है? तो करंट चैलेंजेस एंड हर्डल्स जो कि आसाम के फिल्म इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, पैसे ही नहीं है इनके पास, प्रोडक्शन कौन करेगा, ऑडियंस के साथ कनेक्ट कैसे बना सके, दैट दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स, लिमिटेड नंबर ऑफ सिनेमा स्क्रीन। जी हाँ, अब सिनेमा स्क्रीन ही कम है तो ऑफकोर्स लोग ज़्यादा तो नहीं आएंगे ना, है ना। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ अगर देख लीजिएगा ये भी कम है। कहीं ना कहीं हमको फोकस करना पड़ेगा क्वालिटी प्रोडक्शन में। देखो अल्टीमेटली अगर आप क्वालिटी दीजिएगा ना तो ऑडियंस तो अट्रैक्ट होगी ही आपसे, राइट। और साथ ही साथ इससे फ़ायदा ये होगा दैट आपकी व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होगी, है ना। बोला जा रहा है इम्प्रूव्ड प्रमोशन एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज प्रमोशन स्ट्रैटेजीज को हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है कुछ फ्रंट में, जैसे आप लोग पता होगा दैट रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस भी किया था आइडो सिनेमा हॉल को इनॉग्रेट किया गया था बाई सीएम, राइट। तो ये क्यों इनॉग्रेट किया गया था? जिससे सपोर्ट किया जा सके आसाम फिल्म कॉर्पोरेशन को। और आइडो सिनेमा हॉल की अगर बात करें
यस, ये असम गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट है, लिया गया है, जिसके थ्रू जॉलीवुड इंडस्ट्री, जी हाँ, असम का जो इंडस्ट्री है ना, मूवी इंडस्ट्री, इसको हम लोग जॉलीवुड इंडस्ट्री कहते हैं, और इसको जिससे रिवाइटलाइज किया जा सके, क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं गोल्डन जुबली ईयर ऑफ असमीज सिनेमा। तो ये क्योंकि सेलिब्रेट भी हो रहा है, तो इसीलिए भी ये आर्टिकल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, सो आइडो सिनेमा हॉल जो है, ये एक प्रोजेक्ट है विच हैज़ बीन टेकन अप बाय असम स्टेट गवर्नमेंट, और इसके थ्रू अपग्रेड किया जाएगा डिजिटल सिस्टम, ग्राफिक्स, साउंड एंड ओवरऑल स्टोरी टेलिंग को। और ये अपग्रेड मतलब कैसे किया जाएगा, जो क्या नीड है हमारे फिल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि पहले का ज़माने का नीड वॉज अलग, जैसे पहले के माइक लेकर मुंह के सामने वैसे करके बोला जाता था, बट अभी क्या है, अभी हमको उस माइक्स का ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं जो कि आराम से आप अपने कॉलर में फिक्स कर दो, और वो गंदा भी नहीं लगता है देखने में, रियलिटी रखता है, राइट। सो या वही इसी लेवल बोला गया ना, दैट डिजिटल सिस्टम ले लीजिए, ग्राफिक्स ले लीजिए, साउंड, या फिर ओवरऑल स्टोरी टेलिंग मैकेनिज्म ही क्यों ना ले लीजिए। ये आइडो सिनेमा हॉल का एम ही है दैट यस, इन सारे चीज़ों को इन्हांस किया जा सके और ओवरऑल जॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ को रिवाइटलाइज किया जा सके। ठीक है, सो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे बोला जा रहा है, दैट कहीं ना कहीं इंडस्ट्री दैट इज़ अनडाउटेडली ये जॉलीवुड इंडस्ट्री या सब मूवी इंडस्ट्री के जो फिल्म मेकर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, बट साथ ही साथ कम्युनिटी और गवर्नमेंट जैसे आइडो सिनेमा हॉल इन्होंने इनॉग्रेट किया, तो ये एक गवर्नमेंट का स्टेप है। इंडस्ट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ को अच्छा क्वालिटी मूवीज़ बना के लाना पड़ेगा, और एज अ हम, आप और कम्युनिटी, हम लोग क्या है, राइट, दैट वी शुड गो एंड वी शुड वॉच दीज आसमीज मूवीज इन ऑर्डर टू प्रोमोट देम, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग कमा कहाँ से रहे, हम और आपसे ही ना, है ना। तो हिंदी मूवी तो यार आप नेटफ्लिक्स में भी देख पाओगे, आप इन मूवीज़ को भी तो थोड़ा, आप अल्टीमेटली अगर हेल्प नहीं करोगे ना, आप और हम जैसे लोगों ने अगर हेल्प नहीं किया, तो ये इंडस्ट्री आगे मूव कैसे करेगी, समझ रहे हो बात। तो अल्टीमेटली ये हमें ही चलाना है, इसीलिए बोला गया दैट हर स्टेक होल्डर्स का कोलाबोरेशन की ज़रूरत है। एक्सपेंशन ऑफ स्क्रीनिंग वेन्यूज़ टू रीच रिमोट एरियाज, जी हाँ, रिमोट एरियाज़ को रीच करने के लिए हमको जो स्क्रीन्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा फाइनली दैट यस, असम सिनेमा चैलेंज फेस कर रहा है, वी शुड एक्नॉलेज दिस फैक्ट, एंड साथ ही साथ इस आर्टिकल में बोला गया दैट हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे क्या इस जॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री को हम लोग ग्रोथ और सस्टेनेबल वे में ग्रोथ करवा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग द सेंटिनल का ये न्यूज़ लिया गया है पार्वती बरुआ जी के बारे में। ये हम लोगों ने पहले भी वैसे डिस्कस किया है, बट यस अगेन वी आर डिस्कसिंग दैट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने फाइनली इनको अवार्ड किया है पद्मश्री अवार्ड, हमारे देश का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसको माना जाता है, जो क्या दिया गया है हमारे देश के फर्स्ट फीमेल एलिफेंट माहोत मतलब वैसे लोग जो क्या एलिफेंट को राइड करते हैं ना, उन लोग को माहोत कहा जाता है। एंड पार्वती बरुआ जी वो है इंडिया की पहली फीमेल माहोत। इनफैक्ट यही नहीं, वो बहुत बड़ी सपोर्टर है एनिमल वेलफेयर का। इन्होंने अगर देख लीजिएगा असम, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एज वेल एज उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे क्या ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को घटाया जा सके। इसीलिए पार्वती बरुआ जी ने ये अवार्ड ले रही है फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द सोशल वर्क, और इनका स्पेशल जो वर्क है वो है पायनियर वर्क इन एलिफेंट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। इनफैक्ट इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट शी इज़ गेटिंग अवार्ड। 2023 में इनको आसाम गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और साथ ही साथ 1989 को इनको यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। और बरुआ जी जो है, शी इज़ मेकिंग फिनोमिनल एफर्ट, क्योंकि इनका जो एफर्ट है ना, इसने ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि ऐसे ग्लोबली इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल वर्कशॉप एंड सेमिनार्स को इन्होंने अटेंड किया है, और अपनी राय को इन्होंने दुनिया तक रखने की कोशिश की है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का, जो क्या इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है रिसेंटली, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। इसका नाम है हनुमान AI। नाम तो हनुमान जी से रखा गया है, जी हाँ।
एक्चुअली में हनुमान जी से ही रखा गया है। जैसे हनुमान जी ने राम जी को सर्व करने के लिए क्या क्या नहीं किया, अपना लाइफ दे दिया ना, वैसे ही बोला जा रहा है दैट हनुमान एआई जो है वो क्या करेगा, दैट हमारा इन जनरल ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और ये प्लेटफॉर्म 98 ग्लोबल लैंग्वेजेस में लॉन्च किए गए हैं। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, जापानीज, कोरियन और कौन कौन लैंग्वेज नहीं है। तो वही बोला 12 इंडियन लैंग्वेज एज वेल एज 98 ग्लोबल लैंग्वेजेस इसमें दिए गए हैं, जिसमें बोला जा रहा है दैट यस वेरियस सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज को ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है ये एआई। क्यों? क्योंकि इस एआई के थ्रू आप कैजुअल चैट, प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल का टास्क जैसे कोडिंग, ट्यूटरिंग, ये सब कुछ किया जा सकता है, राइट। तो अनडाउटेडली एआई जो है आने वाले समय में बहुत सारे नौकरियां खाने वाला है, ये तो गारंटी है। बट ओवरऑल यही बोला गया दैट एम क्या है इस जनरेटिव एआई इकोसिस्टम का, वो ये है दैट लेवरेज किया जा सके लिंग्विस्टिक एज वेल एज कल्चरल डाइवर्सिटी को इंडिया में, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, GBA, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये न्यूज़ है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है इसने आउटलाइन किया है एक वर्क प्लान, जिससे फोकस किया जाएगा ऑन एक्सेसिंग कंट्री का लैंडस्केप, ड्राफ्टिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क एज वेल एज कंडक्टिंग बायोफ्यूल वर्कशॉप। नाउ ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2023 के समय, जब इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी चल रहा था ना, तब लॉन्च किया गया था इसको। और इसलिए लॉन्च किया गया था जिससे दुनिया में बायोफ्यूल का एडाप्शन को एक्सलरेट किया जा सके। तो ये काम क्या करती है, ये जो मेजर दुनिया के बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स है ना, जैसे USA, ब्राज़ील, इंडिया, इनको एक प्लेटफॉर्म में यूनाइट करती है। और इनका मेन एम यही है दैट दुनिया भर में बायोफ्यूल के ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, जिससे हमारे दुनिया को ज़्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर दिया जा सके। So will you remember it? Global Biofuel Alliance. चलो, so this was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। Till then, bye bye. Take care.